नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश हाई। निफ्टी सेंसेक्स नई ऊंचाई पर बंद। निफ्टी बैंक भी नए शिखर पर बंद। सेंसेक्स 494 और निफ्टी 153 अंक चढ़े। रिकॉर्ड ऊंचाई पर गोल्ड सिल्वर। एमसीएक्स पर 71,000 के पार निकला सोना। 82,000 के पार निकली चांदी। कॉमेक्स पर भी सोना $2370 के पार। अमेरिका से अच्छे आंकड़ों से कीमतों में उछाल। नई सरकार में विनिवेश की रफ्तार होगी तेज। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ सबसे पहले लाने का लक्ष्य। शिपिंग कॉरपोरेशन और आईडीबीआई बैंक का फाइनेंशियल बिड भी की जा सकती है जारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के खिलाफ पीएम मोदी की हुंकार। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया मुस्लिम लीग की छाप। भ्रष्टाचार को लेकर भी किया वार। नड्डा और राजनाथ भी गरजे। शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की ईडी के सामने पेशी। संजय निरुपम ने संजय राउत को बताया खिचड़ी घोटाले का सरगना। रैली में मंच पर नीतीश ने छुए पीएम मोदी के पैर। तो शुरू हुई सियासत। तेजस्वी समेत आरजेडी नेताओं ने साधा निशाना। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के बीच चुनाव के अलग अलग रंग। पुरुलिया में ममता बनर्जी ने बजाया ढोल। लोक संगीत की धुन पर झूमी ममता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश दिखा। इसी के साथ निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी बैंक नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स 494 और निफ्टी 153 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, तेल, गैस, रियलिटी शेयरों में रही। वहीं पीएसई फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, ये बताएं आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? देखिए, आज मार्केट्स के लिए बढ़िया दिन था। आज चौतरफा खरीदारी थी, नए रिकॉर्ड स्तर बनते हुए दिखाई पड़े और एक जोरदार तेजी में रहा निफ्टी बैंक भी। रिकॉर्ड का सिलसिला लगातार बना रहा और एक अच्छा जोश था मिड कैप में, स्मॉल कैप में। हालांकि सेकंड हाफ में ऑब्वियसली बात है, थोड़ी बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी सेंसेक्स नई ऊंचाई के ऊपर बंद हुए। निफ्टी बैंक में नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई पड़ा और हायर लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई, लेकिन अच्छी खरीदारी थी ऑटो के अंदर, अच्छी खरीदारी थी सिलेक्टिव मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर, और साथ ही साथ रियल्टी एक अच्छी जोरदार तेजी में कामकाज कर रहा था। और खास तौर से जहां Q4 के अपडेट्स आए थे उनमें भी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन कह सकते हैं, जहां पे मार्केट्स ने आज हफ्ते की बढ़िया क्लोजिंग, हफ्ते की बढ़िया शुरुआत आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। सुमित, कौन से सेक्टर्स में एक्शन दिखाई दिया और कौन से सेक्टर्स ऐसे रहे जिसमें आज सुस्ती दिखाई दी? पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो आज ऑटो का दबदबा रहा। इसमें आयशर मोटर बढ़िया लीड कर रहा था, करीब 4.5% का उछाल वहां था। M&M 3.5% ऊपर, मारुति 3.5% ऊपर और एनटीपीसी 2.5% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज अदानी पोर्ट 2% नीचे, नेस्ले 1.5% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% नीचे और विप्रो करीब 1% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में बढ़ने वाले शेयरों में एक्साइड 18% ऊपर रहा, बढ़िया खबर के बीच में। पीएनसी इंफ्रा 8% ऊपर, अमर 7.5% ऊपर और एस्टर डीएम करीब 6% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में जी शिपिंग 5.5% नीचे, केन्सटेक 5% नीचे, सुवन फार्मा 3.5% नीचे और इंटेलेक्ट डिजाइन करीब 3% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा का कहना है कि निवेशकों को बाजार पर नेगेटिव नजरिया नहीं रखना चाहिए। बाजार में आगे भी तेजी जारी रहेगी। मार्केट पहली बार ऑल टाइम हाई पहुंचती है तो नॉर्मली कई महीनों तक चल सकती है, बिकॉज एकदम जाके तो रुक नहीं सकती। तो एवरी टाइम वो पिछले पॉइंट को क्रॉस करेगी तो लगेगा कि एक नया रिकॉर्ड हो गया है। बट वैसे अगर आप देखें कि 2 साल में क्या रिटर्न, 1 साल में क्या रिटर्न है, 5 साल में क्या रिटर्न है, तो वो मोटा माटी उसी रेंज में है जिसमें जिंदगी भर रहे हैं।
इसलिए कोई इसमें नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलरली बिकॉज सारा वर्ल्ड भी ठीक कर रहा है। या तो हो कि खाली इंडिया अच्छा कर रहा है बहुत ज्यादा, तो हमें लगे कि ये इंडिया क्यों उतना स्टैंड आउट कर रहा है। बेसिकली वर्ल्ड इज डूइंग वेल, वी आर डूइंग वेल। हमारे अपने इवेंट्स हैं जो मोस्टली मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, जैसे बजट वगैरह रिलेटेड टू इलेक्शन, तो इसलिए कोई अभी तो कंटिन्यू ही करेगा मेरे हिसाब से। वहीं ओएमसीज में पहले की तुलना में कम एक्सपोजर है, ऐसा मानना है बाजार के दिग्गज समीर अरोड़ा का। उनके मुताबिक सरकार आने वाले समय में बीपीसीएल का निजीकरण कर सकती है। मुझे लगता है कि आपको इनमें से एक कंपनी विच इज मोस्टली बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करेंगे, कोशिश की जाएगी। व्हाई? बिकॉज इसी गवर्नमेंट ने इसी टेन्योर में इसी टर्म में 2 साल पहले बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की एंड बिडर्स वर कॉल्ड, और वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, चलो जो भी रीजन हो, लेकिन वन रीजन कुड बी कि उस वक्त ऑयल एंड गैस के अगेंस्ट नेगेटिव व्यू था वर्ल्ड का, बिकॉज ऑफ नेगेटिव व्यू ऑन ESG एंड कमोडिटीज एंड ऑयल एंड ऑल दैट। उसके बाद जब यूक्रेन वॉर वगैरह हुई, उसके बाद सब भूल भाल गए ESG की कहानी को। अब बात करते हैं सोने चांदी के दाम की, जो नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। MCX पर सोना 71,000 तो चांदी 82,000 के पार निकल गई है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यहां पर भी कीमतें रिकॉर्ड हाई पर है। तो कीमतों में तेजी की क्या वजह है और कहां तक चढ़ सकते हैं ये भाव, जानने के लिए चलते हैं अब हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता के पास। तो मनीषा जी, ये बताएं कि सोना चांदी तो सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, आगे किस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है? मार्च के महीने की अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और भावों में लगातार एक तरफा तेज़ी है। ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, हमने यहाँ पर आगे इंटरेस्ट रेट कटेगा ये भी सुनता हुआ देखा। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, ETFs में भी बाइंग आई। तो ज़्यादातर जो सोना है वो पेपर गोल्ड खरीदा गया, ना कि फिजिकल गोल्ड। रिटेल में मार्च का महीना अगर इंडियन मार्केट्स के लिहाज से देखें तो काफ़ी हद तक वॉश आउट था। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब आगे से, अब यहाँ से क्या देखना है, वेल यहाँ से जो रैली है वो थोड़ी सी ओवरडन और हीटेड है। हमने ऑलरेडी अगर पिछले 1.5 महीने की बात की जाए तो $300-350 पर आउंस की गेन्स आते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में हमने 7,000 रुपए की तेजी सोने में अब तक आते हुए देख ली है। तो ऑफ कोर्स एक बहुत लंबी स्ट्रिंग यहाँ पर है, लॉन्ग्स भी यहाँ पर हैं, शॉर्ट स्क्वीज भी बनते हुए देखे हैं। बाजार को अब लगता है कि यहाँ से 550 या $100 की तेजी आपको देखने को मिलेगी सोने के प्राइसेस में, और उसके बाद $150-200 का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वो सिर्फ करेक्शन होगा और उन स्तरों पर खरीदारी करने की ही राय यहाँ पर है। जहां तक चांदी की बात है, वेल सोने का जो रन अप था उसका चांदी को सपोर्ट मिला है। चांदी इन एनी केस एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, 1/3 चांदी इंडस्ट्रियल तरीके से भी इस्तेमाल होती है। तो चांदी में लोगों को ज़्यादा विश्वास है क्योंकि चांदी में अभी भी रूम ऊपर में बाकी है। सोना लोगों को लगता है कि अब काफ़ी हद तक इसमें तेज़ी आ चुकी है, अगले 1-1.5 महीने में आप देखेंगे कुछ मुनाफा वसूली भी आएगी। लेकिन अगर आपको खरीदना है, इन्वेस्ट करना है इन स्तरों पर भी, तो आई थिंक चांदी एक बेहतर बेट है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। चलिए अब बुलेटिन में बात करते हैं चुनावी महासंग्राम की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली कर रहे हैं। आज मोदी ने जगदलपुर के आमाबाल गांव में जनसभा को संबोधित किया। मोदी बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए प्रचार कर रहे हैं। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं जब तक गरीब की चिंता दूर नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक
गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचारी देश की पहचान बन गया था। कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी, और भ्रष्टाचार से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो गरीब का नुकसान होता है। भ्रष्टाचार गरीब का हक मारता है। 2014 से पहले लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। अरे भाई बताओ ना, वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु में हैं। राजनाथ सिंह ने किराबुर में रोड शो भी किया और केपी रामालिंगम के लिए प्रचार किया। राजनाथ सिंह के अलावा आज तमिलनाडु में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पुरुषोत्तम रुपाला भी चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह ने डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएमके और कांग्रेस अपने अपने परिवारों के लिए काम कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंच गए हैं। अभी शहडोल में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले राहुल ने सिवनी जिले के धनौरा में ओमकार सिंह मरकाम के लिए चुनाव प्रचार किया। धनौरा में राहुल ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि बीजेपी आदिवासी विरोधी है। जब हम वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर ये छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। एक अफसर आदिवासी है। और भाइयों और बहनों, अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। ये लड़ाई है, ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां खिचड़ी घोटाले का मामला उछलता जा रहा है। शिवसेना नेता अमोल कीर्तिकर की पेशी ईडी के सामने हुई है। वहीं संजय निरुपम ने संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संजय राउत घोटाले के सूत्रधार हैं और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। खिचड़ी घोटाले के किंग पिन हैं, ये हैं शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता श्री संजय राउत।
बिहार के नवादा में रविवार को प्रधानमंत्री की चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने इस रैली का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें नीतीश कुमार पीएम के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि इतने बुजुर्ग और अनुभवी सीएम होकर नीतीश कुमार ने जो भरे मंच पर किया है उससे हम सभी शर्मिंदा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री मोदी को प्रणाम करने पर तंज किया तो वहीं सनातन के मुद्दे पर भी तेजस्वी ने पलटवार किया। कि प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए, क्या सबूत है भाई, क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है, मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ? तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में 45 सीटों पर उनका गठबंधन जीत हासिल करेगा और वो 400 के लक्ष्य को पूरा करेंगे। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि उनका काम अब सिर्फ मोदी का विरोध करना है। सुनिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ में। शिंदे जी, आप लगातार 2 दिन से कैंपेन कर रहे हैं, लग रहा है आपकी बार 400 पार? बिल्कुल लग रहा है, अब की बार 400 पार जो निर्धार जो है संकल्प मोदी जी का है उसका माहौल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र में पूरी तरह, विदर्भ में, नागपुर में, सभी जगह पर लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार महाराष्ट्र में भी 45 पार करेंगे और मोदी जी को बहुत बड़ी ताकत महाराष्ट्र से मिलेगी। ऐसा माहौल सब जगह दिखाई पड़ रहा है। आपने रामटेक में प्रचार किया तो विकास के मॉडल पे इस बार लग रहा है कि वोट मिलेगा? बिल्कुल, विकास का मुद्दा ही हमारा है। हमारा जो विकास मॉडल जो है, जो सभी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है शुरू, सब जगह वो पिछले महाविकास आघाड़ी सरकार में जो बंद प्रोजेक्ट थे उसको शुरू कर दिए। कई योजनाएं हमने शुरू की है जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया है। बड़े पैमाने पे रोजगार हो रहा है। महिला बचत गट, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको हम ताकत दे रहे हैं ताकि ये सब पूरी तरह एक जो विकास हो तो चारों बाजू से विकास हो। जैसे समृद्धि हाईवे नागपुर मुंबई, ये अटल सेतु, मेट्रो का काम, कई ऐसे प्रकल्प है जो गेम चेंजर प्रकल्प है और लोगों के हित के प्रकल्प है। और निश्चित रूप से इसलिए लोगों में एक विश्वास है कि अब महाराष्ट्र सरकार जो है ये काम करने वाली सरकार है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार है, ये लोगों को सुनने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार है, ऐसे उनकी अनुभूति है। और निश्चित रूप से इसका फायदा, और जो डबल इंजन की सरकार जो काम किया है, आज मोदी जी ने भी महाराष्ट्र को कई योजनाओं में सपोर्ट किया है, केंद्र ने सपोर्ट किया है। कई रेलवे में कितना बड़ा बजट महाराष्ट्र को दिया है, वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया है। ऐसे कई प्रकल्प जो है केंद्र सरकार ने भी महाराष्ट्र को मदद की हुई है और इसलिए डबल इंजन सरकार पूरी ताकत से, पूरी स्पीड से काम कर रहा है। और ये लोग जानते हैं कि ये फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं, ये घर में बैठने वाले लोग नहीं है। ठाणे, मुंबई और सिंधुदुर्ग की सीटों का ऐलान कब हो जाएगा? क्या शिवसेना ही लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी? बिल्कुल, उसमें महायुति लड़ेगी और जल्दी उसका सबका निर्णय हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पर इतना ही हमारा सबका निर्धार है, संकल्प है, कोशिश है कि महाराष्ट्र से इस विकास के बलबूते पे जो डेवलपमेंट का मुद्दा ही हमने लिया है और जिस तरह से कई निर्णय जो हमारी सरकार ने लिए हुए हैं कि वो लोक हित के हैं, जनता के हित के हैं और इसके ऊपर ही लोग वोट करेंगे। और निश्चित रूप से पिछले सरकार की जो निगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, यहाँ पर उद्योग आ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है और इसलिए लोगों में भी विश्वास है कि इस सरकार को हम बिल्कुल पूरी तरह साथ देंगे। ऐसा माहौल पूरे महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे और हैट्रिक करेंगे।
वहीं महाराष्ट्र में महायुति में सीट को लेकर खींचतान से रामदास अठावले नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से तीन पार्टी में रस्साकसी चल रही है उससे जनता में गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपमान के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के विचार के साथ हैं। अठावले जी, वंचित बहुजन आघाड़ी की बातचीत चल रही थी लेकिन वो बातचीत फेल हो गई, तो अब प्रकाश आंबेडकर ने भी अपने उम्मीदवार यहाँ खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने कोशिश की, मतलब प्रकाश आंबेडकर जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी पत्र लिखा था और महाविकास आघाड़ी में आने के लिए तैयार है, इसी तरह की भूमिका उनकी थी। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने उनको नजरअंदाज करने का काम किया, उनको मतलब साथ में लेने की पॉजिटिव भूमिका नहीं ली, उनका बार बार अपमान करने की कोशिश हुई। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रकाश आंबेडकर ने जो निर्णय लिया है अपने बलबूते पर लड़ने का, ये बात सही है। भी वो उनको कुछ उम्मीदवार भी अलग अलग जाति के मिल रहे हैं और वो 40 सीटों में चुनाव लड़ेगा, ऐसा शायद उन्होंने अनाउंस किया है। तो अगर महाविकास आघाड़ी ने उनको लिया नहीं, उनके सामने कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था, इसीलिए उनकी भूमिका तो सही है और महाविकास आघाड़ी ने उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। अभी टिकट नहीं मिली तो मायूस हुए आप? हाँ, तो मतलब अभी टिकट नहीं मिला, अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि माननीय राधाकृष्ण विखे पाटिल हमारे अच्छे मित्र हैं और कई दिनों से उनके साथ मेरी बातचीत होती रही और उन्होंने मुझे लड़ने के लिए पूरा सपोर्ट करने का भूमिका उन्होंने लिया था, इसलिए मैं शिरडी का आग्रह कर रहा था। लेकिन मुझे शिरडी नहीं मिलने का कारण ये है कि राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने विरोध किया कि भाई ये यहाँ से चुनकर आएगी नहीं और इनको टिकट मत दे दीजिए। तो अच्छा हो गया कि अगर मैं वहां से फोर्सफुली टिकट लेता भी था तो धोखा हो सकता था। लेकिन मेरी नाराजगी जरूर है कि अगर मैं शिरडी ना भी सही, लेकिन सोलापुर की भी सीट थी, मुंबई की ईशान्य मुंबई की भी सीट थी, वहां से मनोज कोटक को बदला था, तो मेरे ऊपर अन्याय हुआ है। लेकिन अन्याय होने के बावजूद भी अन्याय सहन करने की आदत हमें है और हमने फौरन मतलब एडजस्टमेंट की। मुझे देवेंद्र फडणवीस जी को मैं मिलकर हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि मैंने अलग होने के बारे में मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना बहुत बड़ा जरूरी है देश के विकास के लिए। सीटों का आगे पीछे हो सकता है लेकिन देश के लिए हमें उनके साथ रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। कांग्रेस 3 सीट पर और 3 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। कांग्रेस के उम्मीदवार उधमपुर, जम्मू और लद्दाख लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इनके उम्मीदवार अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ़ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है। क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो वोट दिलवा पाएगा? आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। देश चुनावी रन में है और उधर नई सरकार का एजेंडा सामने आने वाला है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शुरुआती 100 दिनों में ही विनिवेश पर खास फोकस देखने को मिल सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं कि जो नई सरकार के शुरुआती 100 दिन होंगे उसमें किस तरह से विनिवेश पर फोकस करती हुई सरकार दिखाई दे सकती है?
देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनिवेश विभाग की तरफ से जो 100 दिन का एजेंडा तय किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा या फिर कहें सबसे पहले नंबर पर है एनटीपीसी का ग्रीन आईपीओ, ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है उसके ग्रीन एनर्जी, उसका आईपीओ लाने की पूरी तैयारी है और नई सरकार के बनते ही सबसे पहला फैसला या सबसे पहला कदम विनिवेश के मोर्चे पर यह उठ सकता है। इसके लिए बैंकर्स की नियुक्ति और की प्रक्रिया काफी अंतिम चरण में पहले से ही है। दूसरा जो है वह शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दरअसल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो लैंड एसेट वाली सब्सिडरी थी उसको लिस्ट कर लिया गया है। कमोबेश सारी अड़चनें अब दूर हो गई हैं। इंतजार है नई सरकार के गठन का। नई सरकार के गठन होते ही 100 दिन के भीतर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए फाइनेंशियल बिड जारी कर सकती है। बता दूं कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 63.75% है, जिसको सरकार यहां पर बेचना चाहती है। दूसरे नंबर पे है वो है आईडीबीआई बैंक। दरअसल आईडीबीआई बैंक भी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। अभी इसमें एलआईसी की 49.24% और सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है। इसके लिए सरकार पहले ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर चुकी है। उसमें जिन जिन लोगों ने दिलचस्पी दिखाई उनके नामों को रिजर्व बैंक के पास भेजा जा चुका है। रिजर्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि नई सरकार के गठन होने के साथ ही रिजर्व बैंक की तरफ से भी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी और फिर इसके लिए फाइनेंशियल बिड सरकार जारी कर देगी। एक तीसरी कंपनी है बीईएमएल। यहाँ पे थोड़ी सी निराशा वाली खबर है। बीईएमएल में जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है 26%, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हालांकि बीईएमएल के जो लैंड एसेट है उसके लिए सब्सिडी अलग से डीमर्ज हो चुकी है, लेकिन वहां पे समस्या यह है कि जो उनके लैंड पार्सल है उनको ट्रांसफर करने में एक प्रक्रिया लंबी लग रही है, कहीं कहीं अड़चने हैं। इस वजह से बीईएमएल में थोड़ा सा आपको लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो विनिवेश की जो गाड़ी लगभग सुस्त सी पड़ी हुई है वो नई सरकार के बनने के साथ ही अगले 100 दिन में काफी तेजी से दौड़ती हुई आपको दिखेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को पूरा भरोसा है कि इस बार 400 पार आसानी से हो जाएगा। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने 10 साल में सराहनीय काम किए हैं। आर्टिकल 370 और राम मंदिर जैसे बड़े काम इस सरकार में पूरे हुए हैं। ऐसे में जनता का साथ भी जरूर मिलेगा। चुनाव का मौसम है और इस वक्त हमारे साथ में अमृता फडणवीस है। अमृता, आप किस तरह से लोगों से अपील करेंगे कि मैक्सिमम संख्या में लोग बाहर आए और वोट करें? प्रीति, आज तो मैं पहले बताना चाहती हूँ मैं नागपुर में हूँ और हमारे बहुत अच्छे जानकार है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स है बटुक भाई ज्वेलर्स, उनके एक इनॉग्रेशन के लिए आई हूँ। एज यू कैन सी उनका क्लोथिंग ब्रांड चालू हुआ है अदर देन ज्वेलरी विच इज ऑल्सो getting inaugurated 1-2 दिन में। So I'm happy that I'm there with them and celebrating their next step towards success। और बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हमारे चुनाव भी बहुत करीब है और as responsible citizen we have to come out, vote as per our perceptions, as per our expectations, as per what we have seen and what we want। तो जो गैप होती है ना, जो what we want and what it is, ये तभी भर सकती है when we participate in democracy। So let's all participate by voting। That's the starting point। तो अब की बार 400 पार? वो तो यकीनन, मैंने तो सभी ने बीजेपी से जो लिंक्ड है सभी ने ये बोला है कि 400 पार। तो हम आपको अक्सर देखते हैं कि नागपुर में आप कैंपेन करते, क्या इस बार आप जो है कैंपेन करेगी? आप इस बार कैंपेन में हम आपको देखेंगे? मैंने कैंपेन की है कुछ जगह पे और फिलहाल तो नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली फॉर अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस आई विल बी कैंपेनिंग। और खास करके अक्सर ये देखा जाता है कि सोसाइटी में रहने वाले लोग और यूथ जो है घर से बाहर नहीं निकलते वोट करने के लिए, तो आप कैसे उनको कहेंगे? क्योंकि यूथ जो है ज्यादातर सोशल मीडिया से ज्यादा प्रभावित है और कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में गलत खबरें भी बहुत फैलती रहती है। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, दैट इज अ फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी। एंड अगर आपको आगे अपना एक फ्यूचर बनाना है और यू हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द अपकमिंग गवर्नमेंट, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी बाय वोटिंग। सो सभी ने बाहर निकलना चाहिए और वोट करना जरूरी है। आपको लगता है इस बार डेवलपमेंट के मुद्दे पे होगा या फिर राम मंदिर, काफी राम मंदिर का निर्माण हो गया है, राम मंदिर शुरू हो गया है, लोग उस पर वोट करेंगे? मुझे लगता है मुद्दा डेवलपमेंट का ही है। जिस तरीके से इंफ्रा हो, जॉब्स हो,
चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत को स्थान देना हो, जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है उसी पे आज का यूथ वोट करेगा। राम जन्मभूमि में राम लल्ला जो हमारे अब अयोध्या में आए हैं, या विमेन्स बिल हो, कई सारी चीजें हैं जो एक हिम्मत की बात थी जो मोदी जी ने कर दिखाया, कहा और कर दिखाया। दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट ही हैज डन ऑल थ्रू। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर को लेकर स्थिति काफी चिंताजनक है और सबसे ज्यादा कैंसर के शिकार यूथ हो रहे हैं। तो आखिर भारत में कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।